आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक केस स्टडी को देखेंगे और उस केस स्टडी के अगेंस्ट हम प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, जो कि केस स्टडी कुछ यूँ है। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। एक को हम कह रहे हैं ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे एम्प्लॉयज़ को हम कह रहे हैं ये विजिटिंग एम्प्लॉयज़ हैं। और जो विजिटिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो आवरली बेस के ऊपर पे किए जा रहे हैं, मतलब पर आवर के अमाउंट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से अमाउंट पे की जाती है। यू हैव टू कैलकुलेट सैलरी। आपने क्या कंप्यूट करनी है? सैलरी कंप्यूट करनी है परमानेंट की भी और विजिटिंग एम्प्लॉयज़ की भी। इफ़ एम्प्लॉय इज़ परमानेंट देन इनपुट बेसिक सैलरी, यानी अगर आपका एम्प्लॉय परमानेंट है, यानी एम्प्लॉय की टाइप क्या है, परमानेंट है, तो आपने बेसिक सैलरी इनपुट करनी है। एंड मेडिकल अलाउंस, एड मेडिकल अलाउंस एंड होम अलाउंस, बोथ अलाउंसेज आर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यानी आपने बेसिक सैलरी इनपुट कर ली, फिर उसका मेडिकल और होम अलाउंस कंप्यूट किया, जो कि 10% है बेसिक सैलरी का। एड देम टू बेसिक सैलरी एंड रिटर्न द नेट सैलरी। आपने एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप ये काम कर रहे होंगे। If employee is visiting, then input hours worked and per hour amount, deduct 12% from the amount, यानी आपने डिडक्ट करना है 12% if amount exceeds to 20,000। अगर 20,000 से एक्सीड कर रही है तो आपने 12% डिडक्शन परफॉर्म करनी है। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने फंक्शंस का सहारा लेना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा समराइज़ करूँ तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। एक एम्प्लॉय आपके पास परमानेंट है, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरा एम्प्लॉय मेरे पास विजिटिंग है। तो हमने कैलकुलेट करना है दोनों की सैलरीज को, ठीक है। यानी एक्चुअली हमारा मोटिव क्या है? सैलरी कैलकुलेशन का। अगर मेरे पास एम्प्लॉय टाइप परमानेंट है, यानी पी फॉर परमानेंट है, तो हम कहेंगे कि आप बेसिक सैलरी इनपुट कर दें। जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका हम कंप्यूट करेंगे 10%, और 10% कंप्यूट करने के बाद वो उसको हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे। एक हम मेडिकल अलाउंस एम और दूसरा हम होम अलाउंस के बारे में बात करेंगे। और बेसिक सैलरी प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस होम अलाउंस आपके पास एक नेट सैलरी बन जाएगी। अगर आपके पास एम्प्लॉय विजिटिंग है, तो विजिटिंग एम्प्लॉय की आपके पास दो तरह से आपने इनपुट लेनी है। एक आपने आवर, जितने घंटे उसने काम किया, यानी आवर वर्कड। दूसरा आपने लेना है पर आवर अमाउंट, यानी उसकी पर आवर की अमाउंट कितनी है। ठीक हो गई। और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अमाउंट निकल आएगी। अगर ये अमाउंट एक्सीड कर रही है 20,000 से, तो आपने इसके ऊपर 12% डिडक्शन अप्लाई करनी है। तो हम इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अगेंस्ट हम कोड कैसे लिखेंगे और उसको ड्राई रन करते हैं। ये मेरे पास एक कोड है, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप बनेगी, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनेगा, जिसको मैं लिख रहा हूँ EMP टाइप यहाँ पे। और इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास स्टोर हो सकती है। लेट से जब मैंने यहाँ इनपुट की तो जो वैल्यू स्टोर हो गई थी वो P थी, परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। परमानेंट के केस में मैंने क्या स्टूडेंट्स इनपुट लेना था? बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। लेट से बेसिक सैलरी मैंने दे दी 40,000, ठीक हो गया। यहाँ पे इनपुट कर लिया और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास सी आउट नेट सैलरी और ये फंक्शन कॉल हो रहा है। सी आउट के अंदर फंक्शन कॉल, इसका मतलब है दिस फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, और ऐसी वैल्यू जिसको सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट कर सके। अब अगर मैं गेट सैलरी देख रहा हूँ तो गेट सैलरी के नाम से क्या मेरे पास फंक्शन है? बिल्कुल, गेट सैलरी के नाम से मेरे पास फंक्शन है। ये फंक्शन तो दो वैल्यूज रिसीव कर रहा है, पर ये जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो ये तो एक वैल्यू भेज रहा है। तो क्या ऐसा फंक्शन भी है? बिल्कुल, ऐसा फंक्शन भी मेरे पास मौजूद है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे पास गेट सैलरी के नाम से या गेट सेल के नाम से फंक्शन ओवरलोड हुआ है। एक ऐसा फंक्शन जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है और दूसरा फंक्शन जो कि दो इंटीजर वैल्यूज रिसीव कर रहा है, एक आवर अमाउंट और दूसरा आवर वर्क। दूसरे फंक्शन को भी हम देखते हैं वो किसके लिए, पहले हम यहाँ से देखें। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ से ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न बेसिक सैलरी, रिटर्न प्लस एक फंक्शन है जिसका नाम अलाउंस है। सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से कॉल हुआ, इसको मैंने 40,000 पास किया, इसने 4,000 यहाँ पे रिटर्न कर दिया होगा एज अ 10%, प्लस फिर अलाउंस कॉल किया। तो देखें हमने दो दफ़ा ऐड करना था, एक होम अलाउंस हो गया और एक मेडिकल अलाउंस हो गया। 10% इसने भी रिटर्न कर दिया। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई? बेसिक प्लस 8,000
तो ये 48,000 यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी और ये वैल्यू ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी अलाउंस के अंदर मेरे पास ये अलाउंस का फंक्शन गेट सैलरी के अंदर कॉल हो रहा है। अब ये फंक्शन कहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा? जहाँ से कॉल हुआ है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, फंक्शन हमेशा वहीं पे वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा या वहीं पे वापस जा रहा होगा जहाँ से वो कॉल हो रहा है। तो ये अलाउंस का फंक्शन फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ तो ये यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ पे वापस आया, सेकेंड टाइम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर वापस आया होगा। ठीक हो गई बात? यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई परमानेंट एम्प्लॉय की। अब अगर केस हमारा थोड़ा चेंज है कि मेरे पास ये जो मेमोरी थी EMP टाइप वाली, एम्प्लॉय टाइप वाली, इसमें मेरे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ जाती है वो V आ जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब विजिटिंग एम्प्लॉय है तो हमें दो वैल्यूज़ और लेनी होंगी, दो वैल्यू आवर वर्क जिसको मैं HW से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे पास आवर वर्क के नाम से वेरिएबल है, और पर आवर अमाउंट जिसको मैं PHA के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे ये पर आवर अमाउंट है। तो ये दो वैल्यूज जब मैंने इनपुट की, लेट से मैं कहता हूँ जी आवर वर्क था 10 और यहाँ पे मेरे पास था पर आवर अमाउंट थी इसकी 200, वी आर 2000। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो पेबल आपके पास प्रिंट हो रहा है, गेट सैलरी का फंक्शन कॉल हो रहा है, पहला एक इंटीजर वैल्यू और दूसरी इंटीजर। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो गेट सैलरी वो है जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है। हमारे पास वो फंक्शन कॉल होना चाहिए जिसको दो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास हो रही है, जिस तरह यहाँ पे पास हो रही है। तो यहाँ पे आवर अमाउंट क्या थी? 10 आ गया, आवर वर्क आपके पास क्या आ गया? 2000। इसके लिए अपनी मेमोरी बन रही होगी। टैक्स अमाउंट आपके पास क्या है जी? 0। ठीक हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू आवर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आवर वर्क। तो हमने कैलकुलेट टैक्स के फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए कैलकुलेट को टैक्स का फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, पर इसको बाय रेफरेंस मिल रही है ये वैल्यू, यानी यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट बनी होगी, टैक्स अमाउंट की जो मेमोरी होगी जिसमें वैल्यू क्या पड़ी होगी? 0, जो कि बन कहाँ पे रहा है? गेट सैलरी के अंदर। मैं सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, गेट सैलरी में। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा? ऐसे, थोड़ा सा मैं समझा दूँ ये, यानी ये मेरे पास टैक्स अमाउंट है, ये मेमोरी थी, ये बनी किधर? गेट सैलरी में। अब जब कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन कॉल हुआ तो अमाउंट यहाँ पे क्या कंप्यूट हुई थी? 20,000। क्या ये 20,000 से ग्रेटर है? नहीं। लेट्स से ये 3,000 होता तो ये 30,000 हो जाए। 30,000 ग्रेटर देन 20,000। यस, अमाउंट पास हो रही है। अमाउंट क्या पास होगी? 30,000। टैक्स अमाउंट का वेरिएबल पास होगा और ये टैक्स जो है ये बाय रेफरेंस है। इसका मतलब है जो वहाँ पे टैक्स बन रहा होगा वो इस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। यहाँ से मैं रिटर्न भी करवा सकता था, जस्ट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है। टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी अमाउंट बनेगी आपके पास ऑलमोस्ट 3600 बनेगी। 3600 ये यहाँ से रिटर्न करेगा और रिटर्न करने के बाद, सॉरी रिटर्न नहीं करेगा, यहीं पे 3600 यहाँ पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे 3600। ठीक है, ये रिटर्न हुआ, अमाउंट माइनस टैक्स रिटर्न होगी, तो 30,000 में 3600 लेस हो जाएगा और कहाँ पे रिटर्न होगा? जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, इस जगह पे। तो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी और इन फंक्शंस की भी कॉल समझ आ गई होगी। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर देख रहे हैं, एक फंक्शंस के अंदर हमने दूसरे फंक्शंस को भी कॉल किया हुआ है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपके पास यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, और फिर बाय रेफरेंस का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको नज़र आया होगा। बाय रेफरेंस की जगह मैं वैल्यू रिटर्न भी करवा सकता था। आई होप आपको ये स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई होंगी।